हेलो एनिमे लवर्स, आप सबका दोबारा से स्वागत है हमारे इस एनी एक्सप्लेनिंग चैनल में। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साकामोटो डेज के सीजन 2 के पार्ट 2 को। तो अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें साकामुरा को दिखाया जाता है जो कहीं पर जा रहा होता है। जिसके बाद हमें उन दोनों किलर्स को दिखाया जाता है जिनमें से उनका नाम गाकू और स्लर होता है। और स्लर वही इंसान था जिसने साकामोटो के ऊपर 1 बिलियन की बॉन्टी लगाई होती है। जिसके बाद वो दोनों जाके हेडक्वार्टर के अंदर चले जाते हैं। इसकी वजह से हेडक्वार्टर के अंदर सभी को बता दिया जाता है कि बिल्डिंग के अंदर घुसपैठिए आ चुके हैं। लेकिन वो लोग तो सोच रहे थे कि वो लोग यहाँ पर पहुंच भी नहीं पाएंगे, लेकिन तभी वहाँ पर गाकू आ जाता है। वहाँ के सभी लोग बंदूक निकाल लेते हैं, लेकिन गाकू सभी को मार देता है। बोलने लगता है कि मुझे टॉयलेट जाना है। जिसके बाद वो एक दरवाजा खोलता है, लेकिन तभी वहाँ के कुछ लोग उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन जब उनकी गोली खत्म हो जाती है तो गाकू एक ही बार में उन सबके सिर उड़ा देते हैं। वो वहाँ से बच गया था। वो बोलने लगता है कि आज मुझे छुट्टी ले लेनी चाहिए, लेकिन तभी वहाँ पर एक और किलर आता है जो गाकू को दूर फेंक देता है। तो गाकू उस किलर पर एक फायर करता है, लेकिन उस किलर को इससे कुछ नहीं होता है। तो गाकू अपने हथियार से उसे मारता है, जिसकी वजह से वो किलर वहीं पर मर जाता है। इसके बाद हमें कुछ गार्ड्स को दिखाया जाता है जो लिफ्ट के पास थे, लेकिन तभी वहाँ पर स्लर आ जाता है। जिसकी वजह से वो गार्ड्स से मारने ही वाले थे, लेकिन उन गार्ड्स के पीछे जो गार्ड्स था वो सभी गार्ड्स को मार देता है, क्योंकि वो स्लर का ही आदमी था। और तब हमें पता चलता है कि स्लर ने अपने कुछ आदमियों को इस जाके हेडक्वार्टर के अंदर भी जासूसी करने के लिए रखा हुआ था, जिसमें से कुछ नीचे बॉडीगार्ड के रूप में लगे हुए थे। और अब हमें नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताकामुरा वहाँ के जितने भी तैनात गार्ड्स थे उनको मारकर वो भी जाके हेडक्वार्टर के अंदर आने लगता है। तो गाकू को लगने लगता है कि वहाँ पर कोई तो है, और वहाँ पर और कोई नहीं है बल्कि ताकामुरा ही था जो गाकू की तरफ बढ़ने लगता है। तो गाकू ताकामुरा पर अटैक कर देता है, लेकिन ताकामुरा उसके अटैक को रोककर अपनी तलवार से गाकू पर ही अटैक कर देता है, जिसकी वजह से गाकू के 2 अंगुलियां भी कट जाते हैं। गाकू दोबारा से ताकामुरा पर अटैक कर देता है, लेकिन ताकामुरा इस बार गाकू के हथियार को ही काट देता है और उस पर दोबारा से अटैक करता है, जिस अटैक को स्लर भी सुन लेता है। लेकिन तभी उस बिल्डिंग में साकामोटो, सिन और अपार्ट भी आ जाते हैं। तो हमें पता चलता है स्लर का असली नाम उजुकी है। स्लर बोलने लगता है मुझे उजुकी मत बुला, क्योंकि मुझे स्लर नाम ज्यादा पसंद है। तो सिन भी सोचने लगता है कि ये तो वही इंसान है जिसने बोला था कि साकामोटो को मेरा सलाम कहना। तब हमें पता चलता है कि स्लर असल में साकामोटो का पुराना दोस्त है। लेकिन तभी स्लर बहुत तेजी से साकामोटो के पेट में एक चाकू घुसा देता है। तो सिन उसे बचाने के लिए आगे आता है, लेकिन स्लर का आदमी उसे पकड़ लेता है। तो अपार्ट उसके बंदूक को काट देता है, लेकिन तभी बहुत ही तेजी से स्लर अपार्ट के हाथ को ही काट देता है। लेकिन साकामोटो सिन को बचा लेते हैं। अब साकामोटो सिन और अपार्ट को उठाकर पीछे फेंक देता है और उन लोगों को पीछे रहने के लिए बोलता है। अब साकामोटो स्लर पर अटैक कर देता है, लेकिन स्लर उसके अटैक को डॉज करके उसके पेन को ही तोड़ देता है और बोलने लगता है तुम्हें देखकर मुझे पुराने दिन याद आ गए। और वो साकामोटो के ऊपर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से साकामोटो का खून भी बहने लगता है। सिन स्लर पर अटैक कर देता है, लेकिन स्लर उसके अटैक से बचकर उस पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन साकामोटो सिन को बचा लेता है। तो सिन साकामोटो से माफी मांगने लगता है। तो स्लर बोलने लगता है तुम्हें माफी मांगने की वजह खुदकुशी कर लेना चाहिए। को उस पर अटैक करने के लिए बोलता है, लेकिन साकामोटो बोलता है कि वो अब शिपमैन नहीं रहा। तो स्लर बोलता है कि तुम ऐसे करके अपने फैमिली को खतरे में भी डाल सकते हो, और सुना है तुम्हारी एक बेटी भी है। तो ये सुनकर साकामोटो गुस्सा हो जाता है और जो स्लर को भी महसूस हो जाता है। अभी साकामोटो बहुत ही तेजी से स्लर पर अटैक कर देता है और वो दोनों बहुत ही तेजी से लड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जमीन भी टूटने लगती है। तो स्लर साकामोटो को दोबारा से स्वागत करने लगता है। तो साकामोटो दोबारा से उस पर तेजी से अटैक करने लगता है और दोबारा से खुद पर हावी हो जाता है, लेकिन तभी सिन की आवाज सुनकर वो शांत हो जाता है। अभी वहाँ पर गागो आ जाता है जो स्लर को बोलने लगता है कि मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं कि वहाँ पर इतना खतरनाक बूटा है। लेकिन तभी वहाँ पर दरवाजे को काटकर ताकामुरा भी आ जाता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तो स्लर का आदमी उस पर अटैक करने के लिए उसके पीछे आ जाता है और उस पर गोली चलाने ही वाला था, लेकिन तभी ताकामुरा अपने तलवार से उस गार्ड के उंगली को ही काट देता है और अपनी तलवार को उसके गर्दन में घुसा देता है। ताकामुरा पर गाकू भी अटैक करने वाला था, लेकिन ताकामुरा गाकू के हाथ को ही काट देता है। तो गोकू ताकामुरा को अपने पैरों से मारकर पीछे कर देता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तो ताकामुरा भी अपने अटैक को करने के लिए तैयार हो जाता है, और जैसे ही ताकामुरा अपना अटैक करता है तो गाकू को स्लर बचा लेता है और बोलने लगता है कि वो लोग अब यहाँ से जाने वाले हैं। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी साकामोटो उनके आगे आ जाता है और बोलने लगता है कि तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते हो। स्लर और साकामोटो दोबारा से बहुत ही तेजी से फाइट करने लगते हैं। तो स्लर वहाँ से भागने का भी ट्राई करता है, लेकिन उसके पीछे ताकामुरा आता है और उस पर अटैक करने ही वाला था, लेकिन ताकामुरा को स्लर का आदमी रोक लेता है और
वो अपने टाई को खोलता है, लेकिन उसके टाई को खोलते ही वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। लेकिन साकामोटो इस अटैक से सिन और अपार्ट को बचा लेता है, तो सिन दोबारा से साकामोटो से माफी मांगने लगता है। तो साकामोटो बोलता है कि कोई बात नहीं। इसके बाद गाकू स्लर को लेकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद हमें बताया जाता है कि इस चक्कर में 176 लोग मारे गए, 3 लोग घायल हो गए और एक अभी भी लापता था। इसके वजह से जापान के जितने भी किलर्स थे उनकी संख्या सिर्फ 1/4 पर बच गई थी। अब हमें साकामोटो को दिखाया जाता है जो न्यूज देख रहा होता है। वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो साकामोटो को खाना देने लगते हैं। जिसके बाद हमें सिन को भी दिखाया जाता है जो कुछ फल को लेकर वही दरवाजे पर था, लेकिन वो सोच रहा था कि वो अंदर नहीं जा सकता क्योंकि वो साकामोटो का सामना ही नहीं कर सकता है। कि वो सोच रहा था कि वो अपने हेडक्वार्टर से भागने के बाद ताकतवर हो गया, लेकिन जाम में केवल वो एक रुकावट बनकर ही रह गया था। लेकिन तब वहाँ पर रियो और नागुमो साकामोटो से मिलने के लिए आ जाते हैं। तो नागुमो साकामोटो का हालचाल पूछने लगता है, लेकिन साकामोटो एटीट्यूड में बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो नागुमो बोलता है कि तुम इतना आकड़ू क्यों हो। अभी रियो साकामोटो से पूछने लगता है कि सुना है तुम स्लर से मिले थे। तो साकामोटो बोलता है कि हाँ, लेकिन तब वो नागुमो को बताता है स्लर पहले यूकी हुआ करता था, जो सुनकर नागुमो भी शौक हो जाता है। नागुमो बोलने लगता है कि इसका मतलब है कि तुम पिछले बार उसे मारने में कामयाब नहीं हो पाए थे। तो रियो बोलने लगता है कि आखिर वो क्या बात कर रहे हैं। तो नागुमो बताता है उजुकी पहले साकामोटो और नागुमो के साथ ही पढ़ा करता था। रियो बोलने लगता है कि अगर वो एक अच्छा हेडमैन होता तो वो उसका नाम जरूर सुनता, क्योंकि ज्यादातर साकामोटो, नागुमो और अकाओ के ही नाम सामने आते थे। नागुमो बोलने लगता है कि मैंने तुम्हारा नाम तो कभी नहीं सुना। तो ये सुनकर रियो गुस्सा होने लगता है। ये सब सीन भी देख रहा था, लेकिन तभी रियो और नागुमो वहां से जाने लगते हैं। तो साकामोटो उन्हें रोक लेता है और बोलता है कि कुछ है जो मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया है। बोलता है कि आप सब एक डील के तहत हो गए, इसलिए अगर स्लर के पास कोई ऐसी जानकारी है जो मुझे नहीं पता है तो मुझे बता दो। लेकिन ये सुनकर रियो गुस्सा हो जाता है और साकामोटो पर अटैक कर देता है, लेकिन साकामोटो उसके अटैक से बच जाता है। रियो बोलने लगता है कि कभी सोचा है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा। साकामोटो बोलने लगता है कि सब कुछ मैं अकेले ही संभाल लूंगा। तो ये सुनकर रियो बोलने लगता है कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ, और साकामोटो के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से साकामोटो दीवार को तोड़ते हुए वहां से दूर जाकर गिरता है। साकामोटो बोलने लगता है कि जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है उसे मैं खुद संभाल सकता हूँ। तो रियो बोलने लगता है कि इसका मतलब तुम अपने अलावा किसी पर भरोसा नहीं करते हो। तो साकामोटो बोलने लगता है कि पहले मैं ऐसा ही था। तभी सीन रियो पर पीछे से अटैक कर देता है। रियो भी सीन पर अटैक कर देता है, लेकिन सीन उसके अटैक से बचकर उसे पीछे धकेल देता है और वहाँ का जो मशीन था उसमें साकामोटो और सीन दोनों मिलकर रियो को वहीं पर फंसा देते हैं। तो साकामोटो बोलने लगता है कि अगर तुम्हारे पास स्लर के बारे में कोई भी जानकारी है तो तुम मुझे बता दो। रियो बोलने लगता है कि हमारे नियम के मुताबिक बाहरी लोगों को कोई भी जानकारी देना नहीं है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जेसीसी के डेटा बैंक में सब चीज ढूंढता। तो ये सुनकर साकामोटो और सीन वहां से निकल जाते हैं। तो रियो बोलने लगता है कि मुझे अपनी जानकारी भी दो। अभी वहां पर नागुमो आ जाता है और बोलने लगता है कि तुम बहुत भोले हो, इसीलिए तुम बार बार हार जाते हो। और रियो उस मशीन को अपने साथ ही उठाकर ले जाने लगता है, क्योंकि उस मशीन से वो नहीं निकल पा रहा होता है। जिसके बाद हमें साकामोटो और सीन को दिखाया जाता है जो बातें कर रहे होते हैं। लेकिन सीन के हाथों में फल देकर साकामोटो के मुंह से पानी निकलने लगता है। तो सीन बोलने लगता है मैं यहाँ से आपसे मिलने आया था, लेकिन मैं आपसे नहीं मिल पाया और ये सामान भी नहीं दे पाया। तो साकामोटो पूछने लगता है कि आखिर क्यों। सीन बोलने लगता है कि मैं हमेशा से ही आपके पास एक रुकावट बनकर ही रह चुका हूँ। साकामोटो बोलने लगता है कि जिस टाइम वो स्लर से लड़ रहा था वो अपना आपा खोने वाला था, लेकिन वो सीन की आवाज सुनकर ही वापस आ पाया, इसलिए वो सीन का थैंक्स बोलता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि ये सब साकामोटो असल में अपने मन में बोल रहा था। तो सीन बोलने लगता है कि उसे असल जिंदगी में ये सब सुनना है। साकामोटो बोलने लगता है कि हमें स्लर के लिए एक क्लू मिल चुका है और हमारा अगला टारगेट है जेसीसी। तो सीन भी तैयार हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सिसिबा और ओसारागी बातें करते हुए जा रहे थे कि जा के हेडक्वार्टर में काफी ज्यादा नुकसान हो गया है। तो ओसारागी सिसिबा से पूछती है कि इस बार के उसके बोनस का क्या होगा। तो सिसिबा बोलता है कि उसके लिए कोई उम्मीद ना रखे, जिसकी वजह से ओसारागी तो सदमे में ही चली जाती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इस हमले की वजह से काफी लोग मारे गए थे। इधर हमें गाकू को दिखाया जाता है जिसके हाथ को कासिमा जोड़ रहा होता है, जिसके लिए गाकू कासिमा को थैंक्स बोलता है। तो कासिमा बोलता है कि थैंक्स उसको बोलो जिसने तुम्हारे हाथ को इतनी सफाई से काटा था। तो गाकू ताकामुरा के बारे में सोचने लगता है, लेकिन तभी वहाँ स्लर आता है और बोलता है कि वो इतने टेंशन ना ले, क्योंकि वो पहला इंसान है जो ताकामुरा से भिड़ने के बाद भी जिंदा है। और वो लोग बात करने लगते हैं कि उनका जा पर अटैक फेल हो गया है। तो गाकू स्लर से ताकामुरा के बारे में वो पूछने लगता है। तो स्लर बताता है कि उसके बारे में तो किसी को भी नहीं पता कि वो कब ज्वाइन किया था, कितना पावरफुल है या वो क्या सोच रहा है। और स्लर साकामोटो के बारे में भी सोचने लगता
लगता है कि उसे यकीन नहीं था कि वो साकामोटो से वहाँ पर दोबारा से फाइट करेगा। तो गाकू पूछने लगता है कि अब वो लोग क्या करेंगे। तो स्लर बोलता है कि अब उनके पास उदा नहीं है, इसलिए उनके पास और भी मोहरे नहीं है, जिसकी वजह से वो लोग और भी मोहरे लाएंगे। तो गाकू पूछता है कि क्या वो जा से उनको लाएगा। स्लर बोलता है कि नहीं, मैं नए मोहरों को लाऊंगा। हमें साकामोटो का सीन दिखाया देता है जहाँ पर सीन बोल रहा था उसे जेसीसी के बारे में कुछ नहीं पता है, क्योंकि उसे उसका लाइसेंस एक एक्सटर्नल एग्जाम देकर मिला था। साकुमो वहाँ की कुछ चीजों को देखता है जिन पर सभी चीजों पर नए एक्सपायरी डेट लिखे हुए थे, जिसके वजह से साकामोटो नागुमी पर गुस्सा होने लगता है। अभी वहाँ पर लू आती है और बोलती है कि ये जेसीसी वही है ना जहाँ पर हिटमैन तैयार किए जाते हैं। अब लू उन सब को मोबाइल पर जेसीसी के बारे में बताने लगती है कि वहाँ पर कितने शिक्षक है, कितने स्टूडेंट है और एग्जाम देने के बाद कितने % लोग बचते हैं और कितने % लोग मारे जाते हैं। लू साकामोटो से पूछती है कि क्या पुराने स्टूडेंट्स को जेसीसी में दोबारा से जाने दिया जाएगा। तो साकामोटो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जेसीसी में सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट है। वे वहाँ पर चिल्लाते हुए आओई आती है और उन लोगों को बोलने लगती है कि उनके रूम को साफ सफाई करते वक्त उसे ये पर्ची मिली है, जिसमें वो बोलने लगती है क्या साकामोटो अपनी बच्ची को एक कातिल बनाना चाहती है। तो साकामोटो मना करने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि साकामोटो और सीन एक फ्लाइट पर बैठे हुए होते हैं और वो लोग जेसीसी के एग्जाम को देने जा रहे होते हैं। सीन बोलने लगता है कि क्या वो लोग एक स्टूडेंट बनकर जेसीसी में घुसेंगे। तो साकामोटो बोलने लगता है कि इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं है। तो सीन बोलने लगता है क्या आपकी एज थोड़ी ज्यादा नहीं है। तो साकामोटो बोलने लगता है कि अपने आसपास देखो और बोलने लगता है कि जेसीसी में कोई एज लिमिट नहीं है। फिर पीछे के लोग बोलने लगते हैं कि ये नए स्टूडेंट इतना चिल्ला क्यों रहे हैं। तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो सोच रहे थे कि ये लोग घबरा क्यों नहीं रहे हैं। बोलने लगती है कि इस बार वो हिटमैन बन के ही रहेगी। साकामोटो और सीन बहुत सी चीजें खाने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक इंसान आता है और बोलता है कि तुम लोग इतना ज्यादा खाना क्यों खा रहे हो, तुम लोगों में बहुत ही ज्यादा एनर्जी है। तो इन बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए बूढ़े। तो वो बोलता है कि तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है क्या। तो वो बोलने लगता है कि अगर वो लोग कम खाना खाएंगे तो उनका पेट खाली रहेगा, जिससे वो ज्यादा चीजें सोच पाएंगे, इसलिए वो कम खाना खाए। और पीछे वाले लोग तो उस इंसान की बेइज्जती कर रहे थे कि वो दोबारा से नया स्टूडेंट पर अपना ध्वज जमाने लगा है। अभी वो इंसान साकामोटो के नूडल्स को ही खाने लगता है और बोलने लगता है कि सबसे पहले वो ही मारा जाएगा। जिसके बाद वो साकामोटो के खाने को फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। अभी हमें उस ब्लू बालिया वाली लड़की को दिखाया जाता है जो साकामोटो के बारे में सोच रही थी कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस फ्लाइट के एयर होस्टेस जिसका नाम मिजुनो होती है वो बोलने लगती है कि मैं आप लोगों को इस एग्जाम के सभी रूल्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो वो बताने लगती है कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से कुछ लोग एग्जामिनर हैं जिनके पास कुछ खास गोलियां हैं जिनमें जेसीसी लिखा हुआ है और सभी लोगों को उन एग्जामिनर से उन गोलियों को लेना होगा। तभी वहाँ पर एक इंसान खड़ा होता है और पूछने लगता है कि क्या वो एग्जामिनर से गोलियां लेते वक्त उन्हें मार सकता है। तो मिजुनो बोलने लगती है कि हाँ, वो मार सकता है अगर मार पाए तो। वहाँ पर ऊपर से सभी लोगों के लिए एक एक हथियार आ जाते हैं और तभी सभी लोग एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर तबाही मच जाती है और वहाँ के सभी लोग एक दूसरे को एग्जामिनर समझकर एक दूसरे को मार रहे होते हैं। तभी वही इंसान मिजुनो के पास जाता है और बोलने लगता है मुझे अपना हथियार चेंज करना है, क्योंकि क्या मैं इस हथियार से लोगों से लड़ूंगा। लेकिन तभी मिजुनो उस इंसान पर अटैक कर देता है और उस हथियार को छीन लेती है और उसी हथियार से उस इंसान को वहीं पर मार देते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि मिजुनो भी एक एग्जामिनर ही है जिसके पास 3 गोलियां हैं। हमें उसी मास्क वाले इंसान को दिखाया जाता है जो लोगों को मारकर उसे चेक कर रहा था, लेकिन उसे कोई भी गोली नहीं मिलती है और वो अपने हाथ को भी साफ करने लगता है। हमें एक इंसान को भी दिखाया जाता है जो एक जगह पर छुपा हुआ था और सोच रहा था कि जब ये लोग एक दूसरे को मारकर मर जाएंगे तो जो बचेगा मैं उसे मार दूंगा। तो हमें सीन को दिखाया जाता है जो लोगों को मार नहीं रहा था बल्कि उन्हें बेहोश कर रहा था और उनके दिमाग को भी पढ़ रहा था ताकि उसे पता चल सके कि क्या वो एग्जामिनर है। यार हमें उस ब्लू बाल वाली लड़की को भी दिखाया जाता है जिसे एक भारी गन मिल गया था। तभी उसके पास एक इंसान उसे मारने के लिए आने लगता है, लेकिन वो ब्लू बाल वाली लड़की अचानक से इधर उधर गोलियां चलाने लगती है, जिसकी वजह से सभी लोग डर जाते हैं और उससे बचकर भागने लगते हैं। तो हमें साकामोटो को दिखाया जाता है जिसे हथियार के रूप में एक पैन मिला होता है, जिसे देखकर वो ब्लू बाल वाली लड़की सोचने लगती है कि साकामोटो को तो काफी कमजोर हथियार मिला है, वो तो पक्का मारे जाएंगे। साकामोटो को मारने के लिए वहाँ पर एक इंसान आता है, लेकिन साकामोटो उस पैन की मदद से उस इंसान को वहीं पर बेहोश कर देता है, जिसे देखकर वहाँ के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये मोटा इंसान तो काफी ज्यादा ताकतवर है। साकामोटो को एक एग्जामिनर समझकर उस पर काफी सारे लोग अटैक कर देते, लेकिन साकामोटो उस पैन की मदद से सभी को नॉकआउट कर रहा था। तभी उस ब्लू बाल वाली लड़की के ऊपर एक इंसान अटैक कर देता है। साकामोटो अपने पैन को फेंक देता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक बैग गिर जाता है और साकामोटो उस इंसान को भी मार देता है और उस ब्लू बाल वाली लड़की को बचा लेता है। वो लड़की उसे बचाने के लिए साकामोटो को थैंक्स बोलने लगती है। तभी साकामोटो उस इंसान के गर्दन से 3 गोलियां निकाल लेता है और बोलने लगता है कि ये इंसान एक एग्जामिनर था। साकामोटो वहां से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो एक गोली को उस
लड़की को दे देता है और बोलता है कि उसे तीनों गोलियों की जरूरत नहीं है। अभी वो लड़की साकामोटो को वो गोली वापस कर देती है और बोलने लगती है कि मुझे ये गोली नहीं चाहिए। मेरे माँ बाप तो मेरे हाइट की वजह से बोलने लगते हैं कि मैं हिटमैन नहीं बल्कि हाउस वाइफ अच्छी लगूंगी, लेकिन साकामोटो बोलता है कि एक बार ट्राई करके देखो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। इधर हमें उस मास्क वाले इंसान को दिखाया जाता है जिसने मिजुनो को उसके गर्दन से पकड़ लिया होता है और उससे वो तीनों गोलियां भी ले लेता है और बोलने लगता है कि तुमने पहले बोला था कि मैं एग्जामिनर से गोली लेते वक्त उसे मार भी सकता हूँ। और वो मिजुनो को मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर सीन आ जाता है और उसे बचा लेता है। तो वो मास्क वाले इंसान सीन को बुढ़ा बोलने लगता है, जिसकी वजह से सीन को गुस्सा आ जाता है और वो बोलने लगता है कि मैं बुढ़ा नहीं हूँ, मैं बस 21 साल का ही हूँ। अभी वो मास्क वाला इंसान सीन पर अटैक कर देता है और उसे मारने लगता है, लेकिन सीन उसके सभी अटैक से बचने लगता है और बोलने लगता है कि इस इंसान में कुछ तो बात जरूर है। तो मास्क वाला इंसान दोबारा से खुद पर सैनिटाइजर लगाने लगता है और बोलने लगता है कि इससे तो मुझे घिन आती है। तो सीन बोलने लगता है कि अगर तुम्हें इन सब चीज से घिन लगती है तो तुम यहाँ पर आए ही क्यों। वो मास्क वाला इंसान अपने शूज से 2 पिन निकालता है, जिसकी वजह से उसके शूज से तलवार बाहर निकल जाते हैं और वो सीन पर अटैक कर देता है, लेकिन सीन उस अटैक को डॉज कर लेता है। अब सीन उस पर गोलियों से अटैक करने लगता है और उसे मारने लगता है, लेकिन वो मास्क वाला इंसान अपने तलवार की मदद से उन सभी गोलियों से बच रहा होता है। तब सीन चाकू से भी अटैक करता है, लेकिन वो इंसान उससे भी बच जाता है। तब वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। तभी सीन अपने न्यू पावर को यूज करता है और उस इंसान के फ्यूचर को देख लेता है, जिसकी वजह से सीन उस मास्क वाले इंसान को बहुत ही ज्यादा मारता है, जिसकी वजह से उस मास्क वाले इंसान के मुंह से ब्लड आ जाता है और वो सोचने लगता है कि क्या इसने मेरे मुंह को पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब ओडा को ज्वाइन करने वाला था और जासूसी स्टार्ट करने वाला था, उसके लिए असिबा और स्लर कुछ सामान लाए होते हैं। ओडा वहाँ से जाने लगता है तो स्लर गाकू से भी बोलने लगता है कि वो उधर जा रहे हैं इसलिए उसको अच्छे से विदा करो, लेकिन गाकू बोलने लगता है कि वो तो कुछ दिनों के बाद वहाँ वापस ही आ जाएंगे। पर ये सब बातें गाकू गेम खेलते वक्त सोच रहा होता है। अब सीन पहले के बातें सोचता था जहाँ पर सीन साकामोटो से बोल रहा था कि वो इस एग्जाम में उसकी मदद ना करे ताकि वो इस एग्जाम में अपने बल पर पास कर सके। अब वो मास्क वाला इंसान सीन पर दोबारा से अटैक करता है, लेकिन सीन उसके अटैक से बचकर उसी पर गोलियां चलाने लगता है। तो वो इंसान पीछे जाकर दोबारा से सीन पर अटैक करता है, लेकिन सीन उसके अटैक से बचकर उस पर एक किक मारता है, लेकिन वो इंसान उसके किक को पकड़ लेता है और उस पर दोबारा से अटैक कर देता है। लेकिन सीन उसके दिमाग को पढ़कर उस अटैक को रोक लेता है और उसके तलवार को तोड़ देता है और उसे नीचे पटक देता है। तब सीन उससे उसको गोली मांगने लगता है, लेकिन वो मास्क वाला इंसान रोने लगता है और बोलने लगता है कि अब उसके हथियार की भरपाई सीन ही करेगा। जो सुनकर सीन बोलने लगता है कि वो रो क्यों रहा है। सीन बोलता है कि अगर वो यहाँ पर फेल भी हो जाएगा तो वो एक्सटर्नल एग्जाम को देकर लाइसेंस पा सकता है, लेकिन वो मास्क वाला इंसान बोलता है कि उसे लाइसेंस नहीं चाहिए बल्कि उसे तो जेसीसी ज्वाइन करना है कि वो वहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट बनाकर ऑर्डर में ज्वाइन हो सके। जो सुनकर सीन हैरान हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वही इंसान आ जाता है जो ऊपर छिपा हुआ था और उस गोली को लेकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन सीन उस इंसान को मार देता है और उन गोलियों को ले लेता है। सीन बोलता है कि अगर वो ऑर्डर में ज्वाइन होना चाहता है तो उसे किसी भी कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है बल्कि उसे जबरदस्त पावर की जरूरत है। अब सीन एक गोली को उस मास्क वाले इंसान को भी दे देता है और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो इंसान सीन को रोक देता है और बोलता है कि ये गोली गंदी है, क्या वो उसे दूसरा गोली दे सकता है। जो सुनकर सीन गुस्से में आ जाता है और उसे दूसरी गोली दे देता है। इधर हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो ब्लू बालू वाली लड़की जिसका नाम अकीरा था वो अंधाधुंध गोलियां चला रही थी। तभी वहाँ पर साकामोटो आता है और अकीरा से पूछने लगता है कि उसे गोलियां चलाना किसने सिखाया। अकीरा बोलने लगती है कि मुझे माफ करना, मुझे बंदूक चलानी नहीं आती, बस पहले मेरे फैमिली ने मुझे बंदूक चलाने सिखाया था। तो साकामोटो उससे वो गन ले लेता है और उसे सिखाने लगता है कि बंदूक किस तरह चलाया जाता है, जिसके बाद वो उस बंदूक को दोबारा से अकीरा को दे देता है। अब अकीरा साकामोटो से उसका नाम पूछने लगती है तो साकामोटो अपना दूसरा नाम तारो बताता है। अकीरा उसे थैंक्स बोलती है और गोलियां चलाने लगती है। इधर हमें एक दूसरे इंसान को दिखाया जाता है जो एक एग्जामिनर था। तभी सभी लोग उस पर अटैक कर देते हैं और वो इंसान अपने कैमरे से उन लोगों को रिकॉर्ड करने लगता है और उन पर अटैक कर देता है। वो इंसान एक गोली को नीचे गिरा देता है जिसे सभी कैंडिडेट लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वो इंसान एक ही झट में उन सभी कैंडिडेट की गर्दन को उड़ा देता है और बोलता है कि ये बहुत अच्छा था। हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पायलट सब लोग को बता रहा था कि आप केवल 63 कैंडिडेट ही बचे हुए हैं। अब हमें सीन को दिखाया जाता है जो उस मास्क वाले इंसान को बोल रहा था कि मेरा पीछा मत करो। तो वो मास्क वाला इंसान सीन से पूछता है कि आखिर वो ये एग्जाम क्यों दे रहा है। तो सीन बोलता है कि आखिर तुम्हें इसे क्या मतलब है, तुम मेरा पीछा मत करो। तभी हमें उसी एग्जामिनर को दिखाया जाता है जो सीन और उस मास्क वाले इंसान को रिकॉर्ड करते हुए उनके सामने आ रहा था। एग्जामिनर सीन के सामने आ जाता है और सीन जैसे ही उस एग्जामिनर को देखता है वो सीन शॉक हो जाता है और वो उस मास्क वाले इंसान को बताने लगता है इसका नाम कानागुरी है जो मर्डर फिल्म के डायरेक्टर, फाउंडर और बाकी सभी कुछ हैं, जो पेशेवर कातिलों के फिल्म को हकीकत में बनाकर लोगों को दिखाता है और इनके इसी के लिए इन्हें सभी लोग जानते हैं। मास्कमैन सीन को लेकर वहां से जाने लगता है और फिल्म की बेइज्जती करने लगता है कि फिल्म से केवल टाइम पास होता है, इससे अच्छा तो वो केवल इंटरनेट पर कोई वीडियो
वीडियो देख ले। जो सुनकर कानागोरी को गुस्सा आ जाता है। कानागोरी बोलने लगता है कि फिल्म की जो बेइज्जती करेगा उसकी एक ही सजा है, मौत, और वो उन दोनों पर अटैक कर देता है। तो सीन सोचने लगता है कि मैं अपनी पावर की मदद से इसे रोक सकता हूँ, लेकिन वो अपनी पावर की मदद से कानागोरी के अटैक को नहीं देख पाता है और कानागोरी इसके पीछे आ जाता है। फिर कानागोरी के ऊपर कोई गोली चलाता है जिसे कानागोरी रोक लेता है और ये गोली कोई और नहीं बल्कि साकामोटो ने चलाई होती है। फिर कानागोरी तारीफ करने लगता है और बोलने लगता है कि उसे जिस तरह का हीरो चाहिए था वो बिल्कुल उसी तरह है। तो ये सुनकर साकामोटो खुश होने लगता है, लेकिन तभी कानागोरी अकीरा के पीछे आ जाता है। तो साकामोटो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन अकीरा बहुत पीछे हो जाता है। कानागोरी ने सबकी गोलियों को ले लिया था और वो तभी एक गोली चलाता है जो सीधा जाकर पायलट को लगता है, जिसकी वजह से वो प्लेन क्रैश होने लगता है। इसकी वजह से सभी लोग घबराने लगते हैं और कानागोरी उन सबको शूट करने लगता है, जिसकी वजह से सभी लोग डरने लगते हैं और अकीरा साकामोटो के गाल को पकड़ लेता है और बोलने लगता है कि सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर कानागोरी एक बड़े कैमरा को निकालता है और उससे वो एक गोली चलाता है, जिसकी वजह से उस फ्लैट के अंदर एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से सभी लोग बाहर गिरने लगते हैं और कानागोरी उन सबको शूट करने लगता है। और जितने भी एग्जामिनर थे उन सबके पास पैराशूट थे, जिसकी वजह से वो नीचे लैंड करने लगे और सोचने लगते हैं कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन तभी वो लोग अनाउंस करते हैं कि जितने लोग भी गिर रहे हैं ये उनका दूसरा स्टेज है और इसमें उन सभी को नीचे अच्छे से लैंड करना है। और लैंड करने के बाद उनके पास कम से कम एक गोली होनी चाहिए। और इधर सभी लोग गिरते वक्त डर रहे होते हैं और मास्क मैन तो रोने लगता है कि अब वो नहीं बचेगा। इधर कानागोरी इन सबको शूट कर रहा था और बोल रहा था कि अब हमारे हीरोइन इस चीज से कैसे बाहर निकलेगी। लेकिन तभी साकामोटो अपने साहस को रोकता है और वो कानागोरी पर अटैक कर देता है, लेकिन कानागोरी इस अटैक से बच जाता है और साकामोटो अपनी गोलियों को ले लेता है। सीन साकामोटो को बोलने लगता है कि हमें गोलियों के बजाय लैंड करने के बारे में सोचना चाहिए। तो साकामोटो बोलने लगता है कि अगर हम लोग लैंड कर भी गए फिर भी हम लोग फेल हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास गोलियां नहीं है। साकामोटो अपने पास से कुछ कपड़ों को निकालता है और उसे अपने ऊपर ले लेता है, जिसकी वजह से वो नीचे तेजी से जाने लगता है, जिसे देखकर सीन भी साकामोटो को पकड़ लेता है। और अकीरा इधर सोच रहे थे कि इन्होंने अभी तक हार नहीं मानी और इसके वजह से मुझे भी सपोर्ट मिलता है। अकीरा सोचने लगती है कि वो क्या क्या कर सकती है और उसे याद आता है कि उसे सिलाई काफी अच्छे से आती है क्योंकि उसने बचपन में काफी सिलाई किए थे। अकीरा उन सबसे उनके कपड़े मांगने लगता है और साकामोटो समझ जाता है कि अकीरा क्या करने वाली है, जिसकी वजह से वो अपने कपड़े दे देता है, जिसे देखकर सभी लोग अपने कपड़े दे देते हैं। और अकीरा सोचने लगती है कि वो जानती है कि वो क्या करने वाली है। अकीरा एक सुई निकालती है और बहुत ही बारीकी से बीच हवा में ही उन कपड़ों को जोड़ने लगती है और उन सभी कपड़ों को एक साथ जोड़ देते हैं, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सभी लोग उन कपड़ों को पकड़ लेते हैं। तो ऐसे उनकी स्पीड धीमी हो गई थी, लेकिन फिर भी वो नीचे गिर रहे थे और वो लोग समुद्र में लैंड करते हैं। और अकीरा सोच रही होती है कि अब वो नहीं बचेगी और पानी में नीचे गिरने लगती है, लेकिन तभी साकामोटो उसे पकड़ लेता है और उसे ऊपर ला लेता है। तब सभी लोग पानी से बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर सीन बोल रहा था कि अब वो डायरेक्टर का फिल्म नहीं देखेगा। तभी अकीरा को एक गोली दिखाई देती है। सीन बोलता है कि वो इस गोली को उठा क्यों नहीं लेती है। तो अकीरा बोलती है कि ये मेरा नहीं है। तो साकामोटो बोलता है कि कोई शक नहीं कि इस बार तुमने इस गोली को अपने दम पर पास किया है, इसलिए तुम इस गोली को ले सकती हो। जिसकी वजह से अकीरा खुश हो जाती है और बोलने लगती है कि अब वो दूसरा एग्जाम दे सकती है। साकामोटो उस सिले हुए कपड़े के पास आता है और उस सिले हुए कपड़े को देखने लगता है। तो सीन पूछता है कि आखिर क्या हुआ है। तो साकामोटो बोलने लगता है कि ऐसे सिचुएशन में ऐसी जगह पर इतनी बारीकी से सिलाई बहुत ही मुश्किल था। ये लड़की है कौन। अभी वहाँ पर एक शिप आने लगता है जिस पर एक लड़की बोल रही होती है कि हिम्मत वाला ही होगा जो इस अटैक से बच पाया होगा, और उसके पास एक डॉल थी जो साकामोटो की थी। अब हमें कानागोरी को दिखाया जाता है जिसका ऊपर गिरने की वजह से हालत खराब हो गया होता है। अब हमें सिन को दिखाया जाता है जो साकामोटो को कानागोरी का बेसिक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर अकीरा आ जाती है जो बोलने लगती है कि एक चमत्कार ही है जो हम सभी लोग सही सलामत है, चलो मिलकर इस स्टेज को पार करते हैं। तभी वहाँ पर भागते हुए किल बेबी आ जाता है जो बोलने लगता है कि मुझे भी एक गोली मिल गई है, इसका मतलब ये है कि मैं भी इस एग्जाम में अब पास हो चुका हूँ। लेकिन उसे सभी लोग इग्नोर कर रहे होते हैं जिसकी वजह से किल बेबी इरिटेट होने लगता है। अब इधर एक एग्जामिनर बोल रहा होता है कि इस एग्जाम में काफी जाने गई है। तो दूसरा एग्जामिनर बोलती है कि लेकिन हर एग्जाम में तो केवल 2 से 3 लोग ही बचते हैं। लेकिन तीसरा एग्जामिनर बोलता है कि क्यों ना अगले साल हम कुछ ऐसा करें जिसमें कम जान जाए। तो वहाँ पर मिजुनो आती है जो बोलने लगती है कि यहाँ पर और बाकी पार्टिसिपेंट्स भी आने वाले हैं। जो सुनकर एग्जामिनर बोलता है कि ठीक है तो चलो इसके बारे में अनाउंस कर देते हैं, और सभी लोगों को बताने लगता है। तीसरे स्टेज को चालू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूं कि हमारे साथ 3 लोग हैं जो आपके साथ जुड़ेंगे। अब उस शिप से 3 लोग उतरते हैं जिनमें से एक लड़की होती है और 2 लड़के होते हैं। तो एग्जामिनर बताता है कि ये तीनों स्पेशल रिकमेंडेशन की वजह से आए हैं और इनका नाम है काजी, कानामारू और सनाया है। लेकिन ये बात किल बेबी को अच्छा नहीं लगता और वो बोलने लगता है कि हम लोग कितनी मेहनत से यहाँ पर पहुंचे और ये लोग बीच में ही हमें ज्वाइन कर लेंगे। अब वो साकामोटो के डॉल का मजाक उड़ाने लगता है जो बात तोरामारू को अच्छा नहीं लगता है, और वो किल बेबी को नीचे पटक देती है और बोलने लगती है कि अब शांत हो जाओ।
बताओ। तब एग्जामिनर बताता है कि इन सब का कई किलर्स और एसोसिएशंस के द्वारा रिकमेंडेशन आया है। इसका मतलब ये है कि इनकी काबिलियत में कोई शक नहीं है, इसलिए आप लोग इसके साथ मिल के रहना। तो एग्जामिनर तोरामारू को भी शांत रहने के लिए बोलता है, लेकिन तोरामारू बोलती है कि वो इंसान मेरे साकामोटो की चैन का मजाक उड़ा रहा था, और ये बात साकामोटो भी सुन लेता है। तो शिन साकामोटो को बोलता है कि हमारे इनसे दूर रहने में ही भलाई है, तो साकामोटो भी मान जाता है। अब हमें स्लर और गाकू को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग किसी इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में वो लोग बोल रहे होते हैं कि क्या उन्हें ऐसे इंसान को हिटमैन में लेना चाहिए जिससे किसी भी चीज का एक्सपीरियंस ना हो। स्लर बोलता है कि युवा लोग ही वो है जो आगे चलकर महान बनते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि हमारा नया दोस्त कुछ तूफानी ही होगा। एग्जामिनर सबको बता रहा होता है कि अगले स्टेज में उन्हें टीम बैटल करना होगा। तब वो सभी को उनकी गोली को खोलने के लिए बोलने लगते हैं। सीन अपनी गोली खोलता है, जिसके अंदर एक बैंड निकलता है, और ये बैंड अलग अलग कलर के थे। तब एग्जामिनर बताता है कि इसे आप लोगों को अपने पीछे लगाना होगा, और अब आप लोगों के बीच होगी एक टीम बैटल। इसका नाम है टेल टैग, जिसमें आपको अपने अपोनेंट के बैंड को छीनना होगा। और सभी टीमों को 7 रंगों में बांटा गया है, जिसमें आपको अपने अपोनेंट के टेल को छीनना होगा, और आपको ये चीज 2 दिनों में कंप्लीट करना होगा, जो आपको 10 किलोमीटर के अंदर ही करना होगा। अगर किसी के पास भी उसका टेल छीन लिया जाएगा तो वो आउट हो जाएगा। तो एक चश्मे से कुछ ज्ञान की बातें करने लगता है, लेकिन एग्जामिनर सोचने लगता है कि हमारी प्रॉब्लम तो ये है कि पिछले वर्ष के लोग इस स्टेज में मारे गए थे, जो बात तो सुन लेता है। लेकिन तभी सीन और साकामोटो नोटिस करते हैं कि वो लोग अपोनेंट में है। एग्जामिनर बताता है कि आप यहाँ पर हथियार भी यूज कर सकते हैं, और तय किए गए समय में आपको ज्यादा से ज्यादा पूछ भी इकट्ठा करने होंगे। तब एग्जामिनर इस स्टेज को स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ पर भागते वक्त चश्मे बोल रहा होता है कि वो लोग पहाड़ी में अपना बेस बनाएंगे और दुश्मनों के लिए जाल बिछा देंगे, तो उसके साथ ही मान जाते हैं। अब यहाँ पर साकामोटो सीन को बोलता है कि अभी के लिए वो लोग नदी के ऊपर वाले हिस्से में मिलते हैं, लेकिन सीन साकामोटो को बोलता है कि यहाँ पर हम लोग अपोनेंट है, इसलिए आप पूरा जोर लगाइएगा, क्योंकि मैं पूरा जोर लगाऊंगा। अभी सीन पर एक दुश्मन अटैक कर देता है, लेकिन सीन उसे हरा देता है और उसका टेल ले लेता है। इधर किल बेबी अपने पूछ काफी छोटा कर लेता है, जिसकी वजह से अकीरा बोलने लगती है कि ये तो चीटिंग है, लेकिन किल बेबी बोलने लगता है कि रूल्स में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। तो अकीरा इसके बारे में साकामोटो से पूछने लगती है, लेकिन वो देखते है कि साकामोटो को पूरा मुंह सूजा हुआ था, और वो सीन के बारे में सोच रहा होता है कि उसने हमेशा ही साकामोटो का साथ दिया था, लेकिन अभी वो उसके अपोनेंट में है। अब हमें तोरामारू को दिखाया जाता है, जो 2 दुश्मनों पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो दुश्मन बोलने लगते हैं कि हम बाकी रंगों को भी इकट्ठा करेंगे, इसलिए हमें इस बार छोड़ दो। लेकिन तोरामारू उन पर अटैक करके उनके पूछ को ले लेती है और बोलने लगती है कि मैं सोच रही हूँ कि अगला रंग कौन सा होगा, लेकिन तभी वो सीन और उसके टीम को भागते हुए देख लेती है। अब हमें किल बेबी को दिखाया जाता है, जो बोल रहा होता है कि बाकी की टीम में पूछ इकट्ठा करी है, लेकिन हमारे पास एक भी पूछ नहीं है, तुम लोग यहाँ पर बैठ के खाना खा रहे हो। तो अकीरा बोलने लगते है कि खराब मूड को ठीक करने का एक ही तरीका है, खाना खाना। फिर किल बेबी पूछता है कि ये घर किसने बनाया है, तो साकामोटो बोलता है कि मैंने बंगला बनाया है। तो किल बेबी बोलने लगता है कि हम यहाँ पर छुट्टियां बनाने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन तभी किल बेबी के ऊपर एक तितली आ जाती है, जिससे वो डरने लगता है। कीरा बोलने लगते है कि तितलियों का एक लाइन में उड़ना एक कॉन्फिडेंस नहीं होता है, इसे बटरफ्लाई लाइन कहते हैं। लेकिन किल बेबी तो इन सब चीजों की वजह से डर रहा होता है। किल बेबी अकीरा को उस तितली से उसका पीछा छुड़ाने के लिए बोलने लगता है, लेकिन अभी अकीरा बहुत तेजी से उस तितली को अपने हाथों में ले लेती है, जो देखकर साकामोटो हैरान हो जाता है, सोचने लगता है कि इतनी सफाई से उसने उसे अपने हाथ में लिया कि तितली को भी नहीं पता चला। साकामोटो अकीरा से पूछने लगता है कि अभी अभी उसने जो मूव किया है उसने वो उसे कहाँ सीखा था, क्योंकि बीच हवा में जिस तरह तुमने खुद को संभाला और अभी अभी जिस तरह तुमने मूव किया, तुम वो अकीरा नहीं रही जिससे मैं प्लेन में मिला था। तो सुनकर अकीरा शर्माने लगती है और बोलने लगती है कि मुझे लड़ाई करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। किल बेबी बोलता है कि टेंशन मत लो, तीसरा स्टेज में किसी का भी जान नहीं जाएगा, जो सुनकर अकीरा खुश हो जाती है। तो वहाँ से वो चश्मे भागते हुए जाने लगता और बोलने लगता है कि वो लड़की मेरे पीछे ही पड़ गई और मैं इस एग्जाम के चक्कर में मरना नहीं चाहता हूँ। तो किल बेबी भी उसके पीछे जाने लगता, लेकिन साकामोटो उससे जाने के लिए मना करता है और खुद जाकर उन दोनों को नीचे गिरा देता है, क्योंकि उनके ऊपर एक स्टील का ट्रैप आकर गिर जाता है, जिससे वो लोग वहीं पर फंस जाते हैं। और ये सब उस चश्मे और उनकी टीम का प्लान होता है। तब वो लोग साकामोटो की टीम पर अटैक कर देते हैं और इधर हमें सीन और उसके टीम को दिखाया जाता है, जो भाग रहे होते हैं। अभी सीन पर तोरामारू अटैक कर देती है, लेकिन सीन अपने पावर की मदद से जान लेता है और बच जाता है, जो देखकर तोरामारू बोलने लगती है कि ये तो कमाल हो गया। वो बोलने लगती है कि उसे व्हाइट कलर का पेन चाहिए, क्योंकि व्हाइट कलर उसका फेवरेट है। लेकिन तभी मास्क वाला इंसान उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से तोरामारू पीछे हो जाती है। अभी तोरामारू देखती है कि उसका साकामोटो वाला डॉल टूट गया है, जिसकी वजह से वो रोने लगती है। इधर हमें साकामोटो को दिखाया जाता है, जो अपने कपड़े की मदद से उस अटैक से बच जाता है। साकामोटो उस ट्रैप को निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो नहीं निकलता है। लेकिन तभी अकीरा का पैर एक पत्थर पर लग जाता है, जिसकी वजह से वो फिसल जाती है और उस ट्रैप से बाहर निकल जाती है। तब चश्मिश की टीम उन पर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन वो लोग उन गोलियों से बच जाते हैं और साकामोटो अकीरा से यहाँ से भागने के लिए बोलने लगता है। तो अकीरा उस ट्रैप को निकालने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो नहीं निकलता और उन पर वो चश्मिश के टीम वाले अटैक भी कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से साकामोटो अकीरा से यहाँ से जाने के लिए बोल रहा होता है। अकीरा बोलने लगती है कि तुम इस ट्रैप से नहीं निकल सकते हो, इसका मतलब मुझे इनसे लड़ना ही होगा। अब वो चश्मिश के टीम वाले उनके पास आ जाते हैं
और अकीरा सोचने लगती है कि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती है। तभी साकामोटो बोलता है कि कभी कभी जो चीज हमें पसंद नहीं होती है उनसे भागने में ही भलाई होती है। जो सुनकर अकीरा को किसी की याद आने लगती है। वो सोचने लगती है कि अपनों को खोने का जो दर्द होता है उसे मैं दोबारा से नहीं झेलना चाहती है। तब वो खड़ी हो जाती है। अकीरा सीरियस हो जाती है और बहुत ही तेजी से उस चश्मिश पर अटैक कर देती है और अपनी उंगलियों की मदद से उस चश्मिश पर अटैक करके उसे नीचे गिरा देती है और जिससे उसका ब्लड निकलने लगता है, जो देखकर साकामोटो भी हैरान हो जाता है। अकीरा बाकी पर भी अटैक करने लगती है, लेकिन तभी साकामोटो अपने ट्रैप से छूटकर अकीरा को पकड़ लेता है और उसे शांत रहने के लिए बोलने लगता है और अकीरा साकामोटो को देखकर शांत हो जाती है। तभी साकामोटो उस चश्मिश के पास जाकर उसके गर्दन पर कपड़े बांध देता ताकि वो बच सके। किल बेबी अकीरा को डांटने लगता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। साकामोटो को उसके एक हिटमैन फ्रेंड की याद आने लगता है और साकामोटो अकीरा से उसका सरनेम पूछने लगता है। अब अकीरा बताती है कि उसका पूरा नाम अकीरा अकावा है। जो सुनकर साकामोटो को रियो की बात याद आने लगती है, जिसने बोला था कि हमेशा से ही साकामोटो अकावा और नागमो के ही बात सामने आती थी। तब उसे पता चलता है कि अकीरा किसी और की नहीं बल्कि अकाओ की बेटी है। इसी के साथ हमारा पार्ट 2 यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करें और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब